अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में जंगल का मंजर दिखाया जाता है। बामसी और गुलदारो अर्तुर साहब की तलाश जारी रख रहे थे और निशानों के पीछे जा रहे थे। इतने में बामसी एक निशान देख लेता है। वो गुलदारो को बुलाता है। गुलदारो निशान देखकर कहता है, ये निशान अभी ताज़ा है, चलो इसके पीछे चलते हैं। फिर वो उस निशान के पीछे चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में तुर्गुत को होश आ जाता है और वो हकीम हरतुक को आवाज देता है। हकीम हरतुक तुर्गुत के पास आ जाता है और बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ये कैसा मौजज़ा है मेरे यारब, अल्लाह की हिकमत के सामने कुछ भी नहीं है। तुर्गुत कहता है, मेरे सरदार कैसे हैं? हकीम हरतुक कहता है, गुलदारो और बामसी उनके पीछे गए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द उन्हें तलाश कर लेंगे। तुर्गुत कहता है, मैं अपने सरदार की हिफाजत नहीं कर सका, मैं उस गलीज को नहीं मार सका। हकीम हरतुक कहता है, ऐसा कह के आप अपने आप को परेशान मत करें। तुर्गुत कहता है, जब तक मैं अपने सरदार को नहीं देख लेता मैं जल्द से इत्याब नहीं होऊंगा। ये कहकर तुर्गुत दोबारा बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ अलबास्ते फिर अर्तुर साहब को लेकर चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद अर्तुर साहब हरकत में आ जाते हैं। फिर अर्तुर साहब कहते हैं, जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं हार नहीं मानूंगा। अलबास्ते अपने सिपाहियों को कहता है, इसे पकड़ लो। ये सुनकर वो हमला कर देते हैं। फिर अलबासी कहता है, मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम ऐसा ही करोगे, लेकिन अब तुम्हारे पास बचने का कोई मौका नहीं है। पहले तो तुम बच सकते थे, लेकिन अब तुम्हें सिर्फ मौत ही मिलेगी। ओह नहीं 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 नहीं, अभी तुम्हें मैं मारूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें तड़पा कर मारूंगा। अब तुम घोड़े पर नहीं जाओगे, बल्कि मैं तुम्हें चला कर लेकर जाऊंगा। तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम अपने भाई गुलदारों के साथ ही मरोगे। फिर अलबासी अपने सिपाहियों को कहता है, इसे मारना नहीं है, बल्कि इसे जख्मी करना, उसे गिरा दो। इलबिल्गे खातून आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अभी अर्तुर साहब के मरने का वक्त नहीं आया अलबासी, अभी तुम्हारे मरने का वक्त आया है। इसके बाद इलबिल्गे खातून के सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इलबिल्गे खातून अर्तुर साहब की रस्सी खोल देती है। बिबौलत कहते हैं, मुझे तुम्हें तभी मार देना चाहिए था इलबिल्गे खातून, जब मुझे तुम पर शक हुआ था। सांप अब बड़ा हो चुका है और हमें डस रहा है। ये सुनकर इलबिल्गे खातून कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ गुलदारो और उसके सिपाही एक जगह छुप कर रुके हुए थे। इतने में बामसी वहां आ जाता है और कहता है, आगे गार है गुलदारो साहब, लेकिन उसमें कोई नहीं है। गुलदारो कहते हैं, ये एक जाल भी हो सकता है, हमें एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए। फिर बामसी कहता है, गुनगुन तुम अपने सिपाहियों को लो और चारों तरफ से गार को घेरे में ले लो। ये कहकर वो उठ खड़े होते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुर साहब कह रहे थे, अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं अलबासी, ना तो पहाड़ी और ना ही दरिया। अलबासी कहता है, मुझे लगता है कि तुम मेरी तलवार की ताकत को भूल गए हो। तो चलो आज पता लग ही जाएगा, क्योंकि इस मैदान में हम दोनों हैं, तो आज पता चल जाएगा कि कौन मरता है और कौन जिंदा रहता है। अर्तुर साहब हाँ में सर हिलाते हैं और इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर अर्तुर साहब बिबौलत को शदीद जख्मी कर देते हैं। तो बिबौलत इलबिल्गे खातून को कहता है, ये सब अपनी नस्ल के लिए कर रहा था इलबिल्गे खातून, और इस नस्ल का आखिरी मर्द मैं था। हमारी सरदारी का खात्मा हो चुका है और खात्मा तुमने किया है इलबिल्गे खातून। इलबिल्गे खातून कहती है, सरदारी का हकदार कोई होता है और तुम इसके हकदार नहीं थे भाई, इससे हमारी नस्ल तबाह नहीं होगी बल्कि बच गई है। फिर अर्तुर साहब कहते हैं, तुम्हारा पटा टूट चुका है अलबासी, जब तक तुम जैसों का सफाया नहीं होगा ये जंग ऐसे ही जारी रहेगी। फिर अर्तुर साहब इलबिल्गे खातून की तरफ देखते हैं तो इलबिल्गे खातून हाँ में सर हिलाती है। फिर अर्तुर साहब अलबासी के पेट में तलवार घोंप कर कहता है, ये तुर्गुत के लिए है और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब तुम मरोगे तो सबसे आखिरी चीज मेरी आंखें हैं जो तुम देखोगे। फिर अर्तुर साहब अब्दुर्रहमान से पूछते हैं, बताओ तुर्गुत का क्या हाल है? अब्दुर्रहमान कहता है, तुर्गुत ठीक है, लेकिन बहुत शदीद जख्मी था, अब वो कायल कबीले में है और उसका इलाज जारी है। फिर अर्तुर साहब इलबिल्गे खातून को कहते हैं, अब बिल्कुल ठीक वक्त पर आई है इलबिल्गे खातून, अब आप इसकी लाश अपने कबीले में ले जा सकती हैं। फिर इलबिल्गे खातून कहते हैं, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? अर्तुर साहब कहते हैं, उन्होंने गुलदारो भाई के लिए जाल बिछाया था, इससे पहले कि कुछ हो न जाए मुझे उनकी तरफ जाना होगा। इसके बाद अर्तुर साहब और इलबिल्गे खातून के सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद कायल कबीले का मंजर दिखाया जाता है। हेमा खातून तुर्गुत के पास होती है। तुर्गुत पूछता है, हेमा वालदा क्या मेरे सरदार आ गए हैं? हेमा वालदा कहती है, बेटा थोड़ा सब्र रखो, वो इंशाल्लाह जरूर आएगा। दूसरी तरफ गुलदारो और बामसी आगे बढ़ रहे थे। गार के पास आकर वो रुक जाते हैं। बामसी कहता, हर तरफ घोड़ों के निशान है। गुलदारो कहता है, बामसी और गुंदोस तुम दोनों बाहर मेरा इंतजार करना, गुनगुन तुम दो सिपाही लो और मेरे साथ चलो। ये कहकर गुलदारो आगे बढ़ने लगता है। फिर गुलदारो और गुनगुन गार में दाखिल हो जाते हैं। गार में दाखिल होने के बाद गुलदारो और उसके सिपाही आस्ते आस्ते आगे बढ़ने लगते हैं।
एक जगह आकर वो रुक जाते हैं। गुदगुद पूछता है, ये क्या है सरदार? गुलदारो कहते हैं, ये रूहों को कुर्बान करने की तैयारियां हैं। थोड़ी देर बाद एक तरह से आग भड़कने लगती है। आग के साथ आरिफ बुका खड़ा था। गुलदारो पूछता है, आरिफ बुका, मेरा भाई अर्तुगरुल कहाँ है? आरिफ बुका कहता है, तुम मेरा नाम अच्छी तरह से जानते हो गुलदारो, थोड़ा सब्र रखो। अर्तुगरुल अब्बासी के महफूज हाथों में महफूज है। अब तुम्हारी बारी है। तुमने और अर्तुगरुल ने मुझे बहुत कुछ बताना है। इतने में आरिफ बुका बिच्छू का जहर आग में डाल देता है। इससे धुआं उठने शुरू हो जाता है। गुलदारो कहता है, बाहर चलो सिपाहियों, इसमें जहर है। ये कहकर वो बाहर आ जाते हैं और खांसते हुए बाहर पहुंच जाते हैं। ये देखकर बामसी और दूसरे सिपाही बहुत परेशान हो जाते हैं और उन्हें सहारा लेकर एक तरफ ले आते हैं। बामसी पूछते हैं, क्या हुआ गुलदारो साहब? गुलदारो कहता है, ये जाल है। इतने में आरिफ बुका के सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी यही कोशिश होती है कि आपको अच्छे से भी अच्छे और बेहतरीन नॉवेल्स आप तक पहुंचाए जा सके, ड्रामे आप तक पहुंचाए जा सके। तो इसी सिलसिले में मैंने कल बहुत ही अच्छा, मैं ऐसे देख रही थी तो मुझे एक बहुत ही अच्छा नावल लगा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये शेयर किया जाए, क्योंकि आप भी हमारे अच्छे व्यूवर्स हैं। आपको हमने ये सारी मालूमात नहीं देनी तो किसको देनी है। तो इसी सिलसिले में मैं बहुत ही कमाल का नावल आपके लिए लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस नावल का नाम है मैट्रिक फेल। और आज हम किस नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। अम्मा जुबिया फेल हो गई। छोटी बहू ने पुरजोश होकर सास के कमरे में सूर इसराइल फूंक दिया। अम्मा भी चत लेटी थी। हाय मैं मर गई। अम्मा भी यूं उछली गोया फेल नवासी नहीं, वो खुद हुई हूँ। तेजी से उठने पर गिरते गिरते बची। आप जिंदा हैं? जी। मरी आपके दुश्मन। बहू ने नागवारी दिखाई। अम्मा का हाथ सीने पर था। जुब्बी फेल हो गई, दोबारा हो गई। कांपता लरजता पानी आंखों में दिखाई देने लगा। बहू ने सुना तो चिट साफ गोई दिखाई। दोबारा नहीं, ये तीसरी बार है। और बस देखते ही देखते आंखों में झड़ी लग गई। मेरी किस्मत ही फूटी है बहू। जब से आखिरी पर्चा देकर आई तब से मैं दुआएं मांगनी शुरू की हैं। अल्लाह ताला कुछ भी हो जाए, जुबी फेल न हो। मगर हाय रे मेरी किस्मत, डूबी की डूबी ही रही। उनके नीचे बीन पर घर के बाकी अफराद जमा होना शुरू हो गए। बड़ी बहू, बड़ा बेटा, बेटे का बेटा यानी पोता, शोहर और छोटी बहू थी ही यही। एक और ना आई, एक वो ही ना आई। ये हादसा कैसे हुआ? बड़ी बहू ने हमदर्दी जतानी चाहिए। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अपनी सोच के मुताबिक पूछ पाई। जैसे तैसे हो गया। मगर ए बहू, मैं पूछती हूँ, नतीजा अपनी ज़ूबिया का ही देखा ना, कहीं कोई दूसरी ज़ूबिया नसीबों की मारी का ना देख लिया हो। उम्मीद भरी निगाहें छोटी बहू पर गई। हाथ नोज सीने पर। छोटी बहू ने गौर किया और शुक्र किया। हाथ सीने पर जरूर था मगर सीना मसल नहीं रहा था। ऐसा नहीं हो सकता अम्मा, इत्मीनान रखें। छोटी बहू एमए पास थी। सास का टोकना बर्दाश्त न कर पाई। अब कैसा इत्मीनान। रोना फिर शुरू हुआ। साल की मेहनत गई, खर्चा गया और अब शर्मिंदगी अलग। मेरा दिल फट रहा है। बस कर जन्नत। मैंने कहा था ना, ना के पढ़ाना के बस में नहीं। मैं आज ही उसे ट्यूशन पर बैठा आता हूँ। सिलाई कढ़ाई तो सीख लेगी। मैं आज ही उसे मशीन पर बैठा आता हूँ। सिलाई कढ़ाई तो सीख लेगी। शोहर का इरादा। मैंने तो कहा था 8 जमातें काफ़ी हैं, वरना साइंस की जगह आर्ट्स पढ़ ले। मगर नहीं साहब, साइंसदानी जो बनना है। बड़े बेटे का गम से किया तंज। मुझे तो कभी डांटने नहीं दिया आपने। अम्मा भी देख लीजिए, आप ही शय का नतीजा है। छोटी बहू का जितलाना। ट्यूशन वो खुद ही देती थी, इसलिए ज़ूबिया की गैर जिम्मेदाराना कामयाबी पर बुरी अल्जमा हुई। अम्मा भी किसी की बाखातर में ना लाते हुए बोली, ज़ूबिया किधर है? रो रही होगी बेचारी, टीवी देख रही है। छोटी बहू ताव खाकर बोली। उसी वक्त दरवाजे में साया हुआ ज़ूबिया तशरीफ लाई थी।
गुमसुम स्टॉप फेंकी फेंकी सी बेरंग चेहरे के साथ खाली खाली सी सबको साफ रूप सुन गया। अम्मा भी जोबिया को देखा। जोबिया ने अम्मा भी को निगाहें मिलाई और वो अपनी जगह धाड़े मारकर जो रोना शुरू हुई। जहाज़ेन वो खिला गए। जोबी तो फेल हो गई। अम्मा भी कराए। अम्मा बेईमानी हो गई। जोबे की दहाई ये क्या कर दिया मर जाने, तुझे मेरा मुंह भी नजर ना आया। आगे यहाँ पर इस किस का इख्तिताम हो जाता है। आगे है किस नंबर 2। आप ही का तो मुंह नजर आता रहा अम्मा भी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे साथ धोखा हुआ है। बहुत बड़ी ज्यादती, जाने किस मनहूस ने मेरे पेपर चेक किए, मगर मैं बताए देती हूँ अम्मा भी, मेरे साथ दुश्मनी निभाई जा रही है। मुझे सच करने के लिए उकसाया जा रहा है। यूं भी होता है क्या अम्मा भी? ऐसा नहीं होता। ये शर्मिंदगी मिटाने को बोल रही है। छोटी बहू ने नाक मुंह चढ़ाकर साहब की गलतफहमी को दूर किया। यकीन करें मामी, वरना बहू में 8 नंबर, रियाजी में 14 और मैं कह रही हूँ कि ये तो पिछली बार से भी कम आए हैं। हालांकि इस बार तो मेहनत भी पहले से बढ़कर की। हाँ, स्टॉप प्लस के ड्रामे देखकर। ज़ोबिया ने सुनकर ताऊ को बहुत खाया, मगर हालात के तकाजे कहते चुप रही। छोटी मम्मी यूं भी कोई खास पसंद नहीं है इसे। चच्ची खैर से कितनों में फेल है। बड़ी बहू ने दानियाल बेटे से इश्तियात से पूछा। जवाब में कमो बिखरा चारों में इशारा साइंस मज़ामीन थे। क्या कहाँ सारों में दाने के लुकमे पर वो तरफ पर मुड़े आंखें शोले बरसा रहे थे। चबा चबा कर बोली, जब बहरे हुए हो रजाई इलाही से, चार चार कहाँ, चार फेल सारों में हो या चारों में फेल ही होता है। दानी ने चुराया। चच्ची ने सर हिलाया। अम्मा बी के दिल का दौरा तरफ उठा। सोचा था बिन माँ बाप की बच्ची है, पढ़ा लिखा कर किसी नौकरी में अड़ा दूंगी। तू जहाँ भी रहेगी भूखी तो ना मरेगी। सारा साल इस घर की तरह कपड़ा खाना हाथ में दिया, मगर सब बेकार। अब पर्चे दे देकर सर सफेद कर दी। वो सख्त मनहूस थी। जख्म जख्म की हम को सोफिया कर रही थी। अब पर्चे देकर सफेद हो गई है। अब नहीं दूंगी, मर जाऊंगी, मगर अपने लिखे को उनके सामने रखकर अपनी नाकदरी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप करें मुझे फेल, शहीदी करे, सारे जंग से मुक्त बातें फिरे, भूख हड़ताल करके ऐसी ऐसी दुआ मांगूंगी कहीं ना रहने दूंगी। मगर एक बात तय कर ली मैंने, उन्हें एक बार अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। जोबिया खान को फेल करने की हसरत लिए मर जाएगा मवा चिक्कर। हाँ, तकियत कहते वो उस वक्त खुद सिरी की इंतहाई खड़ी लग रही थी। अम्मा बी की आंखें लहस चेकर पर फैलकर कमबरटों पर तो फैल गई थी। किस अंग्रेज का नाम ले रही हो कल मुही? ये सारी मनहूसियत उसी की है। फिर बता मुझे कैसे जानती? उसे जलाल में हाँकते हुए सब लोग परेशान होने लगा। दानियाल दांत में कोसने लगा। वो कूद छोटी बहू भी सट पाए। माँ चुप्पू पेपर पढ़ने वाले को कह रही, अम्मा बात नहीं तुमने हाय अब किस किस को कोसना। नेट पे नतीजा आता है, सब देख देख कर मजाक उड़ाते हैं। तुम्हें जरा लड़की शर्म नहीं आती? हमारी इज्जत को हमारी इज्जत को खराब करती रहती हो। हम पेपर रीचेक। दादी जी, जोबिया इतना कह रही है तो मान क्यों नहीं लेते? हम पेपर रीचेक मतलब जाकर चेक कर सकते हैं। झूठ का झूठ और सच का सच हो जाएगा। मजा लेता दानियाल ही ऐसा मशवरा दे सकता था। दादी जी, पोते लाइक फाइक की मालूमात पर सदके वारी हूँ। वही जोबे की स्थिति गुम होगी। चलो जी, एक और शर्मिंदगी, दोबारा बदनामी रहने दे। मबी बेईमानी की जीत और इस जहां में हो लेने दे। मैं समझ जाऊंगी। चेकिंग में पैसे लगते हैं, टाइम जाया और मैं भी कुछ नहीं। उसके मनाने पर लाली अम्मा भी सीधी हो गई। टाइम जाया होता रहे इसकी भला से, मगर पैसे वाली बात पर इरादा बदल गई थी। चलो मैं नमाज पर आऊँ, शर्मिंदा करा के रख दिया।
यहाँ पर भी इसके एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। आगे किस नंबर है 3। बड़े मामू ने अरशाद जारी किए, अम्मा भी पढ़ाई में दुआएं सिर्फ करने के बजाय रिश्तों के वजीफे शुरू करें। बड़ी बहू भी जख्म चीर गई। छोटी बहू का फ़ोन बजा। अस्सलाम वालेकुम जी खान साहब। मज़हाना अंदाज अपनाकर वो माज़ार खुदा का सलाम में यूँ मुखातब करती थी, जी फेल हो गई है। लें इरादा मुताला पाकिस्तान इस्लामियात और बच्चों की सब्जेक्ट हैं। ऊपर लिख दिया गया है, इज़ ए होल इज़ ए होल। वो बोलती बोलती दूर होती गई। अम्मा भी आहुल पर चौंकी, उलझी उलझी सी रह गई। हो क्या अपनी जोबी होल गई है। चेहरे पर परेशानी सवार हो गई। दिल गोता खा गया। माहौल पर अजीब सी वफादारी तारी होगी। सुकून छाकर अलग फेंक फैला रखा था। 10:30 के बाद फजा यूं ही परवैशियत और इसरार सी हो जाती थी। जन्नत भी बड़े और छोटे बेटे के साथ रहती थी। ये घर उनके शौहर की मलकियत का था, इसलिए वो दोनों उसे छोड़ने पर आमादा नहीं थे कि सारी जिंदगी यहीं बसर थी। दरमियान के 3 बेटे शादियों के बाद उसी कॉलोनी में आस पास मगर अलग अलग मुकीम थे। बड़े बेटे की मार्केट में दुकान थी, जबकि छोटा बैरून मुल्क में सुबह नाश्ते से फरागत पाकर दोनों बहू अपने में काम निपटाती, कमरों में समाती। ऐसे में अम्मा भी सुकून से घबरा कर तन्हाई से बोली जाती। ज़ोबिया को अम्मा भी से ज़्यादा टीवी ड्रामों में दिलचस्पी थी, लिहाजा आजकल बकरे से दिल बहलाती थी। छोटी बहू चंद लम्हे कबल अपना मोबाइल पकड़ा गई थी। कहो कैसी हो राबिया। दूसरी सिमत रोबिया ज़ोबिया की वालदा थी। जैसी तैसी भी हो, अपनी सुनो अम्मा। और ज़ोबी की पास नहीं हो सकी। अम्मा भी कहकर आबीदा हो गई। अंदाज हाँ। राबिया बेगम ने सर आह भरकर माहौल यकबसा करना चाहा। माहौल तो जूं का त्यों रहा, अलबत्ता अम्मा भी जरूर ठठर गई। हमारी किस्मत अभी दूर खड़ी है, वो कह रही थी। मैंने सोचा था कि मैट्रिक कर ले तो नंबर भिजवा दूंगी, पढ़ लिख लेगी तो किसी अच्छी जगह शादी कर दूंगी, मगर जाने कल तो कहाँ रह गई है। दूसरी तरफ वो भी गमज़दा थी। अम्मा बिना गवारी से टोका, खूब जवान जहाँ लड़की को इस्लामाबाद भेजने का ख्वाब में कहते होश के नाखून लो खातून, जहाँ मैं बैठी हूँ ज़माने के सर्दो गर्म से महफूज रखती हूँ, वहाँ कौन होगा। खुदा का वास्ते से लड़की का दिमाग खराब मत करो। उनके चेहरे पर बदमज़गी फैल गई थी। राबिया बेगम खुश्क हो रही थी। छोटा मामू क्या कहता है, उन्होंने भाई का पूछा। अम्मा भी आंखें रगड़ रही थी। कुछ कह रहा था। ज़ोबिया रोती रही। बेचारी 3 दिन से खाना नहीं खा रही। दिल बुलाने में को मैंने कहा ईद के कपड़े ले आऊं। बेचारी बड़े दिल गिरफ्तार है। दूसरे रिश्तेदारों के मजाक अलग झुलाते हैं। गलती तो उसकी अपनी है, फिर भी मुझसे उदासी देखी नहीं जाती। कुछ तलखी से कहकर वो मासूमियत से मजबूरी बता गई। ज़ोबिया कहीं से निकलकर बकरे के सामने खड़ी नजर आ रही थी। अच्छा अम्मा, खुदा खैर करेगा। ज़ोबिया के मसरूर का सोचे। मैट्रिक फेल को कोई नहीं ब्याहेगा। मैं बात करूंगी उससे। जो करना है करो खातून, मैं तो थक सी गई हूँ। तबीयत पर अलग कनूतियत सी छाई रहती है। ए दानी अख्तर चाची को फ़ोन पकड़ा। बेजारी से काल काट कर उन्होंने दे कदमों के सामने गुजरते दानियाल को आवाज़ दी। वो मुँह बनाता अंदर आया। रुक जरा, बैठ कर यहाँ। उन्होंने 5 मिनट का जगह बनाई और वो बेचारी सी शक्ल बनाकर बैठ गई। वो आते हैं क्या? क्या नाम है मुई का? नहीं दादी, अलीशा तो बिल्कुल नहीं आती। दानी का फ़ोन खुश्क हुआ। जन्नत बी ने दांत खिचखिचाए कर पिश्त कर 2 हाथ फैलाए। और यहाँ पर भी ऐसी इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। तो आगे नेक्स्ट एपिसोड नंबर 4, मुझे लगता है कि ये तो 9 एपिसोड है और अभी तक तो ये आज इसी में ख़त्म हो जाएगी। चलो अच्छी बात है, ये ख़त्म हो जाए तो आगे किस नंबर 4 में कमबख्त ग्रामर का पूछ रही होगी। ग्रामर होती है ना जो कुछ सोच अंदाज में वो चुप हो के दानी पिस्त पर हाथ फेरता बुलबुला रहा था। पता नहीं क्या पूछ रही हैं। आप सवाल पूछे ना। वो हैरान निगाहों से देखने लगा। दादी जी को ग्रामर से क्या काम, मैटर करने का सोच रही हैं। ओ नो,
پریشان ہوا یہ ہول کیوں لکھا جاتا ہے؟ نتیجو رزلٹ میں اردو والا ہول ہے نا۔ دانیال کھل کر سمجھ گیا، اطمینان سے بولا، نہیں دادی جی، خالص انگریزی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اگلے پل آنکھیں چپکیں۔ وہ بہت ذہین تھا، جس کا مطلب سوراخ کے ہیں۔ اس نے ہول کا مطلب سمجھا کر الٹا سلجھا دیا۔ این سوراخ، ہائے سوراخ، وہ دل والا۔ وہ پسینہ پسینہ ہو گئی۔ یہاں اس کا کیا کام؟ اے دانی بتا جلدی، پڑھائی کا تعلق دل سے ہے؟ اندیشہ ابلنے لگا۔ نہیں دادی، دماغ سے۔ دانی بور سوالوں سے اکتا کر باہر نکل گیا۔ ادھر اماں کو بے حال چھوڑ گیا۔ سوراخ دل سے نہیں، سوراخ اور مطلب اپنی زوبیا ہول نہیں گئی، اس کے دماغ میں سوراخ ہو گیا ہے۔ انہیں زوردار جھٹکا لگا۔ تبھی وہ پڑھ کر بھی فیل ہو جاتی ہے، کیونکہ سارا پڑھنا لکھنا دماغ کے سوراخ سے ہوا جاتا ہے۔ آنکھیں سرسمیلی سی بھری حجامت ہوئی۔ یہ شاید تیورانی چہرے پر یوں ڈوئیاں اڑنے لگی مانو کسی کے ہیٹر ڈائریکٹر چلا کر چہرے کی ریکھا کر دے۔ چہرے کی جلد ہونٹ یہاں وہاں اڑنے لگے۔ وہ اماں بیمار ہو گئی، یہ کچھ روز پہلے کا ذکر تھا۔ دادی جی سلام کہتا ہے۔ آواز پر انہوں نے ہاشی سے پلکیں کھولے۔ ماتھے پر سر درد کے پٹے سے پٹی باندھی ہوئی تھی۔ ارے خیام، آؤ بیٹا، بڑے دنوں بعد آئے ہو۔ وہ پرزائی کی نرم مسکراہٹ اچھال کر اٹھنے لگی تو خوش اخلاق سے آگے بڑھا۔ ماحول میں ترائنا نظر ڈالی۔ شام کے سائے میں پورا صحن ہلکی ٹھنڈی چھایا میں ڈوبا ہوا تھا۔ زوبیا دیوار کے ساتھ بندھے بکرے کے ناز اٹھا رہی تھی۔ ایک نظر خیام پر ڈالی، پھر بکرے سے کھیلنے لگی۔ جی دادی، کچھ مصروفیت، کچھ وقت کی تنگی، معذرت چاہتی ہوں کہ آ نہ سکا کل۔ آپ کی طبیعت کا سنا تو زوبیا کے بارے میں بھی تو ملنے چلا آیا۔ وہ سادگی سے بول کر چپ ہوا تو زوبیا کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایک اور خیر خواہ انداز دیکھو، جیسے میری تعزیت کے لیے آیا ہو۔ میں فیل کیا ہوئی؟ ساری دنیا ہی افسوس کے لیے ابھر پڑی، گویا خود کبھی فیل نہ ہوئے ہوں۔ اچھا کیا بیٹا آ گئے، بس اب کیا بتاؤں کہ فکر ہی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ بھلا بتاؤ، یہ میری پریشانی سہنے کی عمر ہوئی، پھر بھی دیکھ لو کہ 2 لمحے سکون کے کہیں نہیں۔ وہ جیسے خود پر افسوس کھا کر بولی۔ خیام توجہ سے انہیں سننے لگا۔ تو پھر کس بات کی ٹینشن لیتے ہیں؟ تمہارے سامنے ہی ہے ٹینشن دادی۔ جس طرف اشارہ کیا گیا اور جس انداز میں زوبیا نے کبوتر بن کر آنکھیں مچھی، مگر بلے کی کھرکھراتی آواز کے سماعتوں تک پہنچ کر ہی دم لیا۔ ذلت پہ پھانسی اسے یوں بھی پسند نہیں تھا، نہیں بلکہ اسے کوئی بھی ذہین شخص نہیں پسند تھا۔ ہاں، یہ زیادہ مناسب ہے۔ یہاں پہ کسی کا اختتام ہو جاتا ہے اور آگے ہے کس نمبر نیکسٹ 5۔ ارے کیسی ٹینشن؟ اٹس اوکے دادی، یہ تو ہوتا ہے، فیل ہونا بری تو نہیں ہے۔ کوشش نہ کرنا اور ہمت ہار جانا برا ہوتا ہے۔ زوبیا دوبارہ کوشش کر سکتی ہے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ اس نے وہی آسان سا مشورہ دیا، مگر زوبیا کو ماننا پڑا اس کے فیل ہونے پر۔ اگلے لمحے اس نے سوچا، فیل ہونا برا نہیں تو خود کیوں نہیں ہو جاتا؟ دیکھا اس کا مذاق اڑاتا انداز، سب سے جدا بھائی ذہین جو ہوا دوبارہ بھی کیا یقین کے ساتھ ہی پاس ہو گئی؟ ویسے تمہاری کس جماعت کا وظیفہ ملا؟ اچانک یاد آنے پر اشتیاق سے پوچھا۔ ایف ایس سی میں دادی جی، اس نے بے خیالی میں سادگی سے کہا۔ انہوں نے نہ سمجھ کر سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تو دونوں نانی نواسی کے دل بے ساختہ طور پر سکڑے۔ کاش کہ زوبیا بھی بات وہ نہیں، اب تو دوسری ہے بیٹا، اب یہ نہیں پڑھ سکتی۔ وہ مایوسی بولی۔ خیام نے اجنبا ہوا، خیریت وہی تو نہیں؟ بورڈ والوں نے کہہ دیا ہے دماغ میں سوراخ ہے۔ وہ آنسو ضبط کرنے لگی تو خیام کا بکا رہ گیا۔ یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ اسے اماں بی کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ وہی لکھا ہے، تم دیکھنا۔ میں نے دانی سے پوچھا تو اس نے بتایا ہول کا مطلب دراصل سوراخ ہے۔ میں سوچ کے پریشان ہوں۔ خیام نے بڑی محبت کرتی ہوں اس سے۔ وہ جذباتی ہونٹوں سے دیکھنے لگی اور وہ
दिमाग पे जोर डालकर जो हंसना चाहता था, अम्मा भी का ख्याल करके बाद वक्त हंसी से फौरन दबा पाया। या अल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं प्यारी दादू, कितनी बड़ी बड़ी फिक्री पा रखी हैं आपने। ऐसा यकीनन रिजल्ट पे लिखा होगा और उसका हरगिज नाख्वास्ता मतलब ये नहीं है कि इसके दिमाग में सुराख है, मतलब नहीं, बल्कि इसे दोबारा से शुरू पढ़ने का कहा गया है। अब आ बीना क्या का अखज़ कर लिया खुद से ही, संजीदगी से कहकर वो आखिरी बात पर हंस पड़ा और अम्मा बी के चेहरे पर जिंदगी लौट आई। सच कह रहे हो? वो अकीदत से दोहरी हो गई। उस लड़की की बातों में कूदे कूदे दुबार था। बिल्कुल, आप टेंशन फ्री हो जाएं, अगली बार ज़ोफ़िया ज़रूर पास होकर दिखाई देगी। आप ईद की तैयारियां करें, दिन ही कितने बचे हैं उसकी, ये तो एक ही रट के आगे नहीं पड़ेगी। तुम समझाओ उसे, क़याम अपनी ज़िंदगी ख़राब करेगी, तालीम अधूरी छोड़ देगी तो कौन करेगा उससे शादी? उसकी माँ भी कह रही थी कि आजकल तो बीए वालों की अहमियत नहीं, कहाँ मैट्रिक। अम्मा भी ज़ोफ़िया समाज लाई शख्स से शादी करूँगी भी नहीं जो मेरी तालीम को देखेगा। हमने कहा देखा, उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। पहली बार वो उसके जज्बात या लम्हात समझ पाया था। दादी जी ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप तालीम ज़रूरी है, मगर किसने कहा है उसे बतौर में लिया जाए? रिश्ते जड़ने और शादियों के फैसले तो किस्मत की देन होती है, ना कि अल्लाह तालीम खूबियों के ढेर और ऊंची ऊंची कामयाबियों के। हाँ, मुझे अफसोस है कि ज़ोफ़िया मैट्रिक क्लियर नहीं कर पा रही, मगर ऐसा होता तो वो लोग क्यों शहर शादीशुदा हो जो बेतहाशा कामयाबियों के ज़हने तय कर चुके हैं? फिर तो उनकी शादी जल्द ही हो जानी चाहिए थी। और अब भी इस नुक्ते पर सोच ही क्यों रही हैं? वो सोच जिंदगी से कह रहा था। ज़ोफ़िया की आंखें पानियों से भर गई। वो हैरान हो रही थी, इतना भी बुरा नहीं है ये। आगे किस नंबर 6? बेटा, मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, मैं जल्द अज जल्द इससे मुतमईन होना चाहती हूँ। उन्होंने सफाई दी। देखिए दादी जी, आप तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, फिर भी आपकी शादी अच्छी जगह हुई क्यों? किस्मत से। आप ही बताती हैं कि ना कहती हैं ना आपके पास तालीम थी ना होना। आपकी बात पर वो चुप बन गई। मेरी बात का मकसद यह है कि ज़ोफ़िया में तो बहुत सी खूबियाँ हैं, नरम दिल है, एहसास है, किसी के दिल आज़ादी नहीं करती, किसी को दुख में नहीं दे सकती। कि आपने कभी गौर किया है सिवाय एक बात कि वो पढ़ नहीं सकती? कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो पढ़ नहीं पाते, मगर आप उसे इतना बड़ा मसला मत बनाएं, न अपने लिए न ज़ोफ़िया के लिए। दादू जी लाजवाब सी हो चुकी थी। ज़ोफ़िया मशहूर सी होकर उसे देखने लगी। उसने दोस्ताना मुस्कुराहट उछाल दी। ज़ोफ़िया ने महसूस किया अजीब सा उसे देखने वाला जो क़याम था, उसकी आंखों में प्याम था। खामोशी पुरस्रार था। अच्छा चले, बकरा नहीं दिखाएंगी। गुफ्तगू का असर ज़ाहिर करने को क़याम अब कह रहा था। अम्मी आपसे जल्द एक बात करने आएंगी, पुरस्रार लहजे में जो चौंकी। कुछ अलग सा था उसके अंदाज में। वो दबी दबी हंसी तो समझ ना सके, अलबत्ता अम्मा भी पुरखुशगवार सदमे से शादी मर्ग की कैफियत तारी हो चुकी थी। ज़ोफ़िया को नुक्तों की तरह कहानी के हर सीन का एंड अम्मा बी के ऐसे एक्सप्रेशन पर हो रहा था। हैरत तो बनती है, 9 साल पहले एक तो ज़ोफ़िया वो तब 10 साल की थी और एक बड़ी सी संजीदगी थी कुछ गम को बड़े से, एक माँ, एक बाप, एक घर, और खुद वो इकलौती। उसके माँ बाप में बहुत ज़्यादा प्यार कभी नहीं रहा था, इसलिए हमेशा उन दोनों के दिलों की शिकायत के बांटते भी रहते थे, जोर छटकार करते, कभी रूठ से कभी मनाते। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चल रही थी। इलेक्ट्रीशियन था, लेकिन कमाना जैसे उसके लिए फजूल काम था। भूखा फिर भी उसने बेगम को भी नहीं रखा। अजीब बात है कि राबिया बेगम के पास आसाइश भी थी, फिर भी उन्हें ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए थी। दोनों की पसंद की शादी थी और अब एक दूसरे को शायद नापसंद करते थे। ज़ोफ़िया को बाप अच्छा लगता था, बेहद अच्छा। वो बहुत नरम मिजाज और धीमा शख्स था, कभी बीवी को 2 उंगलियों से थप्पड़ न मारने वाला। ऐसा ज़ोफ़िया ही नहीं जानने वाली भी कहती है, लेकिन उसके बावजूद उसका बाप बेगम की बात मानने से इंकारी था। दौलत के जहन में खोकर वो शायद खुदा को भूल जाने से डरता था। शादी के 10 साल बाद राबिया बेगम ने तलाक का मुतालबा कर दिया। ज़ोफ़िया माँ को देखती रह गई। बहुत मजबूर होकर उसने बाप
اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو ماں کو طلاق دے دی۔ رابعہ بیگم کسی اور ہوا میں تھی۔ زوبیہ اب باپ کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی نانی اور دادی سکی بہنیں تھیں۔ گھر ٹوٹے، تعلق ٹوٹے، رشتے ٹوٹے اور جذبات ناکساں ہو گئے۔ اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی ماں اس کام میں بھی سابقہ شوہر سے بازی لے گئی۔ دوسری شادی بھی اپنے پسند سے کی، بڑی چاہ سے، اور زوبیہ اس تماشے کی ڈول میں رک کر مٹی مٹی ہو گئی۔ درگیر اس کی تقدیر پاش ہو گئی۔ اسے ماں نے باپ کے حوالے نہ کیا، پھر خود بھی ساتھ رکھنے پر تیار نہ ہوئی۔ تیار باپ بھی نہیں تھا۔ اس کی ماں اب چھوٹی بالا کے پہاڑوں پر خشک زندگی گزار رہی تھی، اور یہ کیا ہو رہی تھی۔ ہاں، باپ ضرور صدر گیا تھا۔ یہ بچپن کی جو محرومیاں ہوتی ہیں نا، ہمیں انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ہمارا کسی بھی مضبوط کیوں نہ ہو جائے، یہ محرومیاں بنیاد میں نپٹتی رہتی ہے۔ بچپن یادیں ہوتا ہے، ایسی کرائے سے گزرنے والا۔ اس کی ماں اب روتی تھی، بلکتی تھی، اور زوبیہ وہ ٹوٹی شخصیت والے زمانے میں کھڑی تھی۔ وہ بہت ضرورت کے تحت اور مدن سا بولتی تھی۔ اپنے ماں باپ کی طرح وہ پہلے جیسی پری نہیں رہی تھی۔ نسل بعد اس کی رہنیاں چرا رہا تھا۔ وہ بہت ظالم چور تھا، اور زوبیہ اسے چور کرنے دے رہی تھی۔ اس کی کوئی دوست نہیں تھی سوائے نانی کے، کوئی عزیز نہیں تھا۔ یہاں پر بھی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آگے ہم ایپیسوڈ 7، اس کے بعد 8 اور اس کے بعد 9 کہانی بھی ختم ہونے والی ہے۔ اس کے پانچوں ماموں ہر ماہ باقاعدگی سے اس کے اخراجات کی محفوظ رقم بھیجتے تھے، لیکن کسی کی محبت اس کے ممسار ذہن کو بھا نہیں سکی۔ محبتیں ایسی ہوتی ہیں نا، اماں بھی اس سے بلا شبہ محبت کرتی تھی، مگر وہ کہتی تھی کہ وہ اسے اپنی حفاظت خود کرنا سکھانا چاہتی ہے۔ انہیں کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ یہی بات زوبیہ نے اپنی سلطنت اپنے کچے ذہن اور ناسمجھ بہنائی میں چھپی تھی۔ وہ دراصل بکھرے ذہن، منتشر خیالات اور عدم تحقق کا شکار تھی۔ وہ ایک خوفزدہ لڑکی تھی، حالات سے ڈرتی چپتی۔ اس کی ماں کو اس کا سوتیلا باپ مارتا پیٹتا تھا۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر روتی تھی۔ وہ تو بھول جاتی تھی کہ زوبیہ بھی کسی کونے میں موجود ہے۔ اولاد 19 برس کی کیا 19 صدیاں بھی جی لے تو ماں کے دکھوں پر دل لہو لہو کیے بغیر رہ جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے جو شاید گم ذہن ہو گئی تھی، لیکن دماغ یکسوئی کے عاجز تھا۔ گھر میں بات عام ہے کہ زوبیہ ٹی وی کی دیوانی ہے۔ بات تو سچ ہے، پر کسی نے غور نہ کیا وہ کسی چیز کی دیوانی ہے۔ ایسی موویز کی، ایسی سیریز کی جن میں لڑکی اکیلی تنہا ہو، ماں باپ سے بچھڑ جائے، کسی کے دباؤ میں ہو، برا سے برا ہو رہا ہو، وہ مر جائے۔ کہانیوں میں ایسے سٹینڈرڈ بتائے۔ البتہ سنو وائٹ شاندار لگتی ہے۔ جب وہ پہلی دفعہ فیل ہوئی، حقیقت میں روئی، اور اب جیسے ہی بے حس ہونے لگی۔ فیل ہونے کا خوف اس کے پاس ہونے سے روک دیتا تھا۔ وہ جو اپنی ذات میں قید تھی، دنیا سے ناراض خیام کے خیالات جان کر محتسب رہ گئی۔ وہ تو قصوروار نہیں ہے۔ دراصل زندگی میں ہمیں کسی بھی ناکامی پر غمزدہ ہونے یا کسی کے افسوس کرنے کے بجائے صرف چھوٹی سی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ افسوس اور ہمدردی صرف کمزور کرتی ہیں، حوصلہ نہیں دیتی۔ بڑی عید چپکے سے آنگن میں اتر آئی۔ اماں پیکو آج سے قبل کبھی اتنی خوشگوار نے ہوئی۔ اماں بھی خیام کا رشتہ زوبیہ کے لیے آیا ہے، نہیں اس کی چچیری بہن کے لیے آیا ہے۔ اماں پیکو مخول سوچ رہے تھے۔ بہو چھنپ گئی، بات ہضم ہی کہاں ہو رہی ہے۔ کیا کہا خیام اور اپنا پڑوسی نانا جان کے ہونٹ کانوں تک راستہ بنا رہے تھے۔ اللہ اللہ، ایسی خوش نصیبی دکھا، بالا گھرانہ، لائق فائق مذہب سے لڑکا، یہی نہیں چاہیے تھا تو پھر کیا چاہیے تھا؟ دادی تھی، وہ کیوں زوبیہ کے لیے مار رہا تھا؟ دانیال کو بڑا دکھ تھا، اب زوبیہ کو چھیڑے گا کیسے؟ ذرا عزت سے پکار بڑا ہے تم سے، اور زوبیہ میں کیا کمی؟ نہایت اطمینان سے جواب دے کر وہ قربانی کا گوشت حصوں میں تقسیم کرنے لگی۔ دانیال کا تعجب ہوا۔ کمال ہے، وہ میٹرک فیل خیام پاس کرا دے گا، کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہنسی چھپانے لگی۔ دانی ہوتا رہ گیا ہوش کی بلا سے۔ میں آپ پر ایسی بوجھ ہوں۔ زوبیہ نے آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے، اماں بھی ذرا راموں کے بول، مجھ پر مت بولنا، اور دل رخصتی ہی سمجھنے لگی۔ اماں بھی کے تیور چرا
जैसी नरम दिल एहसास प्यारी लड़की नहीं मिल सकेगी। ख़याम के बात काटने पर वो बेख्तियार खामोश सी हो गई। अव्वल बात तो यह है कि मैंने रिश्ते की बात तुमसे नहीं दादी जी से की है, और अगर रास्ता बदल लूँगा तो तुम्हारे नहीं उनके जज्बात से खेलूँगा। वो संजीदगी से बोलने के मूड में लग रहा था। ज़ोबिया बेबसी से लब काटे। तुम किसी से कम नहीं हो ज़ोबिया सास, निकल आओ उस कम माई की सास। इंसान किसी से नहीं हार सकता सिवाय खुद से। तुम्हें अगर किसी के मुकाबले में कमतरी का एहसास है तो सोचो ऐसा किस नुक्ते की बिना पर तुम फेल हो जाती हो। क्यों? वैसे मेरे नज़दीक ये बड़ी बात नहीं है। तुमने नहम जमात की उर्दू किताब में इस हवाले से सबक नहीं पढ़ा शायद। वो किताब खोलकर फुका रंग देकर हमसा जब के आंसू गिरने लगे। टप 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 मैं फेल हो जाऊंगी। हालांकि ये मुश्किल काम है, मैं जानता हूँ तुम कोशिश करोगी। असल में तुम्हें सुकून की ज़रूरत है, ज़रूरत एतबार की ज़रूरत है। तुम एहसास कमतरी में मुब्तला हो और तुम प्रेशर इतना हो जाता है कि तुम्हारी यकसुई ख़त्म हो जाती है और तुम ज़रूर पास होगी। तुम्हें मैट्रिक पास मैं करवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। वो फिर ऐसा लोग सिर्फ बातें करना जानते हैं ज़ोबिया, उनकी बातों से हौसला मत तोड़ो। ये हमारी ज़िंदगी है। हाँ तुम फिर भी पास ना हो सकी तो तुम्हें अगेन फोर्स नहीं करूँगा। फिर यकीनन यकीनन बोर्ड वालों की कोई पुरानी दुश्मनी रही होगी तुमसे। वो शर्मिंदा सी होकर हंसने लगी। गुड गर्ल, देखो तालीम लाजमी है कि ये शऊर देती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कम तालीम हर इंसान को इंसान के दर्जे से हटा देती है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो अनपढ़ हैं मगर बाशऊर हैं, और ऐसे भी देखे हैं जो पढ़े लिखे हैं मगर जाहिल हैं। बहला रहे हो वो आंसू साफ करते हुए बोली। और यहाँ पर भी ऐसे एपिसोड का ख़त्म हो जाती है, और लास्ट एपिसोड है तो हमारी 31 मिनट की भी हो गई है, तो हम कोशिश नहीं कर सकते हैं फिर 31 मिनट की जैसे। चलो फिर भी हम कोशिश करते हैं। बता रहा हूँ तुम मुझे दिलो जान से मंजूर हो, और मुझे यकीन है कि आगे जाकर तुम ज़िंदगी के इम्तिहान में कभी फेल नहीं होगी। वहाँ कोई मुझे साथ दुश्मनी निभाने वाला कोई नहीं होगा। जो लोग खुद से पहले दूसरों का दर्द महसूस करते हैं वो तो अनमोल होते हैं यार। गुलाबी शाम ईद के लिबास में सज धज कर उतर रही थी। शाम की बातें दिल को सुकून दे रही थी, मायूसी खुल रही थी। और रही मेरी बात तो ज़ोबिया बीबी, बड़ी ईद पर बड़ी बातें हो जाया करती हैं, और मदन से मुस्कुराने वाली मुसीबत लड़की धीमे सिरों पर खिलाती नजर आई। ख़याम ने उसकी हंसी को सुना, शफाफ पानी जैसी हंसी थी। उसने धीरे से फ़ोन कान से हटा लिया। सेन मम्मा भी चहकती नजर आ रही थी। ज़ोबिया चौखट में खड़ी होकर उन्हें देखती रही। छोटी मामी लजीज डिशेस बनाकर सास की खिदमत में पेश कर रही थी। ज़ोबिया को जाने क्यों हमेशा ही उनके बच्चों जैसे धीरे धीरे खाने वाले अंदाज पर हंसी आ जाती थी, लेकिन आज का राज उसकी नरम सी मुस्कुराहट उसे 9 साल पीछे ले जाकर परी सी बनाकर दिखाई दे रही थी, इसलिए कि ये मुस्कुराहट उन 9 सालों में कभी नहीं देखी गई। और उस राज से ज़ोबिया ने बहुत आगे जाकर कुछ अरसे बाद आशना हुआ था। अभी अनजान रहने दे। ज़िंदगी में वाकई हमें किसी न किसी वजूद से झूठी हौसला अफजाई ज़रा सी मुस्कुराहट की ज़रूरत होती है। दूसरों के लिए हौसला नहीं, हमारी ज़िंदगियों में एक मुस्बत किरदार मसमार होती दीवार के लिए बहुत बड़ा सहारा साबित होती है। और यहाँ पर इस शानदार से नावल का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरीज आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो अब हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।